मैं अपलोड कर दूंगा। लेक्चर 19D कॉमन ट्रेड टर्म्स, अ ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो जैसे आपका दिल करता है आप मुंह से वैसी आवाज़ें नहीं निकालते, ठीक है जी। एक स्पेसिफिक कोड ऑफ डेकोरम होता है, एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक डेकोरम होता है जिसको आपने फॉलो करना हो। सुबह मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो एक मोहतरमा फरमाती हैं कि सर क्या ज़रूरत है, हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान में हम लोग एक चीज़ लेने जाते हैं, वो हमें बताता है कि भाई फ़लाँ चीज़ ये वाली है, चाइना का इतने का है, और देसी इतने का है, और ओरिजिनल इतने का। कहते हैं कितने का है, 100, 150, 200। हम कहते हैं 200 वाला 150 में दे दो। टोटल हमारे ये बिजनेस। इसके अगेंस्ट हमें जब प्रॉपर बिजनेस कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो फिर हमें लग पता जाता है। लिहाजा रिकमेंडेड ये है, रिकमेंडेड ये है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उस पर ख़ास ध्यान किया जाए। सर पहली ऑप्शन आती है जी मेरे पास एवे बिल। बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह कोट करना चाह रहा था लेकिन ना मुझे उसका रेफरेंस नहीं मिला, मुझे एक सेकंड दें, मैं वो रेफरेंस निकाल लूँ। फिर मैं बात को आगे लेके चल। ये सूरत निसा की 58 आयत। Indeed, Allah commands you to render trust to whom they are due, and when you judge between people, to judge with justice. सूरत निसा 458, जिसका लुबेलवाब ये है कि जब दो लोग आप आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप उसको लिखते नहीं, चाहे वो कर्ज की ट्रांजेक्शन हो चाहे वो फैसले की ट्रांजेक्शन हो, जब भी दो लोगों के दरमियान में ट्रांजेक्शन हो उसको अगर आप लिखते नहीं तो फिर यह आपका अपना कसूर है, अगले बंदे पे कोई हर्ज नहीं। ये इस सिर्फ सूरत निसा में नहीं, ये मैं 2-3 आयात और हदीस का मैं सिर्फ आपको खुलासा पेश कर रहा हूँ लुबेल बाब बात का, स्पेसिफिक रेफरेंसेस में भेज देता हूँ। अच्छा जी, ए वे बिल। अब बिलिंग क्यों ज़रूरी है, एक तो इसकी ये शरई इंपॉर्टेंस हो, दूसरी लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी को आप पे ट्रस्ट नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में जो कुल ट्रस्ट है वो सिर्फ इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर है, एक कागज के रुपये के ऊपर पूरी की पूरी इंटरनेशनल मार्केट खड़ी। पाकिस्तानियों को लोग नापसंद क्यों करते हैं, पाकिस्तानियों को लोग नापसंद क्यों करते हैं, है ना सोचने की बात। नहीं, वो तो चलो एक हमारे वो बिहेवियर खराबी है, जी दिखा के कभी मारना एक्सेप्टेबल, बिजनेस में ही चलता है। इससे भी एक फंडामेंटल रीजन है, ये भी एक रीजन है, मोस्ट फंडामेंटल रीजन है कि हमारे जो पेपर्स हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है।
अब देखो मुझे डिज़ाइनिंग आती है, मुझे बताओ मुझे दुनिया की कौन सी ताकत रोक रही है खुद को निबोश का सर्टिफिकेट देने से। निबोश का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो 2.5-2.25 लाख का है। मुझे कौन सी सर्टिफिकेट दुनिया की ताकत रोक रही है कि मैं फोटोशॉप ओपन करूँ और निबोश के सर्टिफिकेट पे अपना नाम एडिट कर लूँ? कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तानी यही करते हैं, अगर उनको कोई रोक नहीं रहा वो रुकते नहीं जब तक बैरियर ना है। चलो रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं कहता नहीं, नाम नहीं लेता, बाज लोगों का नाम है हज़फ कर देता हूँ। जब आपने अमेरिका में, सॉरी, जब आपने ट्रेड करनी होती है यूरोपीय यूनियन के साथ, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ता है यूरोपीय यूनियन में सैंपल भेज के, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी क्लियरेंस। पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने ज़हीन है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, माई सेल्फ इंक्लूडेड। उन्होंने पीडीएफ ली हुई है एक, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके बल्कि ग्रुप में भेजता हूँ, आपके भी ईमान के इम्तिहान हो। ये आपके ग्रुप में आई, ये इन्होंने पीडीएफ दी हुई है। ये वो सर्टिफिकेट है यूरोपीय यूनियन का। मुझे नहीं पता इससे पहले आपने देखा है या नहीं देखा, लेकिन मैं आपको एक तरीका वारदात पाकिस्तानियों का बता रहा हूँ। अब ये जो पीडीएफ है ना, ये एडिटेबल है, यानी कि अगर मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है आई लव पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, इसमें मैं इसको अगर डाउन सेव करूं, ये एक एमएस वर्ड की फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने ये पीडीएफ पकड़े हुए, पीडीएफ से इसको वर्ड में कन्वर्ट किया, पाकिस्तानियों के लिए बनाया था हिंदुस्तानियों ने। ये पीडीएफ को सिंपली वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये ओपन हो जा रही है, तब तक मैं आपको रेफरेंस के तौर पे ओरिजिनल पढ़ना सिखा दूं। कहते हैं ईयू टाइप एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर, ये कंपनी का नाम है, नी प्रोडक्टर इन्होंने भेजा था, रेफरेंस नंबर इन्होंने दिया था, डिस्क्रिप्शन, हार्मोनाइज स्टैंडर्ड, ये कंपनी ये बात डिक्लेयर कर रही है यूरोपियंस का ये वाला डिपार्टमेंट कि ये जो आया है वो इस सर्टिफिकेशन के बिल्कुल एन मुताबिक है, किस डेट को इशू किया गया और किस डेट तक वैलिड है। एक्सपायरी डेट से मुराद होती है री एग्जामिनेशन डेट, किस डेट को मैंने इस दोबारा इसकी एग्जामिनेशन करवानी है। लें जी, ये लें जी, मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन KBC। ओके जी, इसको ये मैंने सेव किया और ये मेरे पास पहले फेक वाली थी, ये रियल डॉक्यूमेंट है और ये फेक डॉक्यूमेंट। ये हरकतें करते हैं पाकिस्तान। हमारी इनवॉइसेस ट्रस्ट वर्दी नहीं है, हमारे सर्टिफिकेट्स ट्रस्ट वर्दी नहीं है, हमारी सिग्नेचर ट्रस्ट वर्दी नहीं है, हमारे स्टैम्प्स ट्रस्ट वर्दी नहीं है, हमारे अंगूठे ट्रस्ट वर्दी नहीं है यार। वो हमारे उस पर यूनी में बायोमेट्रिक होनी थी, एक हमारा लगा था फैसलाबाद का, वो आ नहीं सकता था, बीमार था, हम लोगों ने उसका एक का अंगूठा ऐसे लगाया अपना और दो लड़कों ने यूँ अंगूठे रख के उसकी बायोमेट्रिक कर दी। एंट्री हो रही थी अभी वेरिफिकेशन में, बाद में जाके उसने चेंज करवा दी। ये से हम लोग नेक्स्ट, हाँ
हाँ, वो उन्होंने भी सर्टिफिकेट बनवा लिया अपने, तो एनी ना हमारे सर्टिफिकेट जैनवन है ना हमारे बिल्स जैनवन, दैट्स वाई पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट। और क्योंकि हमारा कुछ भी जैनवन नहीं है, लिहाजा हमें इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कहे जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए कि अगर वो रियल ना हो तो हमारा दिमाग उनके जालसाजी के साथ, कहानियों के साथ कीप अप ही नहीं करता। लेकिन बड़े बड़े से इन लोग हैं, हमें हम होते हैं कहने वाले। तो खैर मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। एयरवे बिल, बिल ऑफ लैंडिंग या एयरवे बिल एक ऐसा बिल होता है जो कि इशू किया जाता है आपकी शिपिंग कंपनी की तरफ से, इस बात को डिक्लेयर करते हुए कि आपका आपकी जो सॉरी जो प्रोडक्ट है अब वो ऑन एयर है, वो शिप में चली गई है, वो ट्रांजिट में चली गई है। असल में इसका नाम है ट्रांजिट बिल। एयरवे बिल इसका नाम AWB मशहूर हो गया है, लेकिन कैटेगरी है ट्रांजिट बिल। ये इसको शिपिंग लेबल भी बोल। ये कैसा होता है मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। इम्पैक्ट मेरे पास में डाटा पड़ा हुआ था। ये है जी AWB एयरवे बिल। ये देखिए स्काईनेट का AWB है, इसमें इसका ट्रैकिंग नंबर गिवन है, किस डेट को ये निकला, इसकी सारी की सारी हिस्ट्री, बिल का नंबर। हर किसी का ड्राफ्ट अलग अलग होता है, लेकिन जनरली बस इसमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि पैसे कितने लेने हैं, ट्रैकिंग नंबर क्या है, कहाँ से निकला है, कहाँ पहुँच, ये सारी की सारी चीज़ें एयरवे बिल के अंदर मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट के अंदर एयरवे बिल। एयरवे बिल ही इस बात का फैसला करता है कि भाई अब चीज़ किधर है, जो आपकी पूरी की पूरी पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान में, पॉइंट ए से पॉइंट जी के दरमियान में जितनी भी डेस्टिनेशन आएंगी वो एयरवे बिल ही अपडेट करेगा। उसके बाद बार कोड या QR कोड लगा होगा, जहाँ जाएगा उसको लोग स्कैन करेंगे, सिस्टम पाइपलाइन में लोकेशन उसकी अपडेट होता है। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, अ पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस बात को डिक्लेयर करता है कि मैं फलां इब्ने फलां वे ऑफ कंपनी फलां इज खरीद रहा हूँ इतने पैसों में इससे फलां 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 फलां। बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग में एक क्रिटिकल पॉइंट है, वो ज़रा समझ लें बात को। बिल ऑफ लैंडिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बिल ऑफ लैंडिंग मैंने बता दिया होता क्या। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है? मेरे आपके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट, मुझे आप पे एतबार नहीं है, इनको मेरे पे एतबार नहीं है, बेतबारी का ज़माना है, मैं भी हम पाकिस्तान, तो हमें एक दूसरे पे एतबार नहीं है। मैं कहता हूँ चल यार इस तरह कर बिल ऑफ लैंडिंग लिख, ठीक है जी। हम बिल ऑफ लैंडिंग लिखते हैं जिसमें यह डिक्लेयर किया जाता है, मैंने अभी स्टेटमेंट बोली, आई फलाना 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 ऑफ कंपनी फलाना फलाना डिक्लेयर दैट आई एम बाइंग things from Fulana ibn Fulana and following is a list of things at the cost of this। प्राइस लिखनी है लिख ले, नहीं लिखनी ना। ये मैंने सारी डिस्कशन करके एयरवे बिल मैंने इनको दे दिया, इन्होंने मुझे दे दिया, हम दोनों ने नीचे सिग्नेचर्स कर लिए, हम लोग सिग्नेटरी हो। अब यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक तो बात सही है। लेटर ऑफ क्रेडिट भी यही होता है, बिल ऑफ लैंडिंग और लेटर ऑफ क्रेडिट सेम चीज़ है। तीन चीज़ें होती हैं, चलो मैं तीनों पॉइंट्स इकट्ठे शुरू करता हूँ। सबसे पहले बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक्यूमेंटरी लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। बिल ऑफ लैंडिंग की समझ आ गई, ये मेरे इनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है कि अभी मैं इनको ये चीज़ इतने इतने की बेच रहा हूँ, और ये कहेंगे कि मैं फला 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 इस बंदे से ये चीज़ इतने इतने की खरीद रहा हूँ। दो बिल्स इशू किए जाएंगे, एक बायर का एक सेलर का। सेलर बायर को दे देगा, बायर सेलर, बात खत्म। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि भाई मैं इससे ये चीज़ इतने इतने की खरीद रहा हूँ, जिसका टोटल ये होता है, जिसका हाफ ये होता है, लिहाजा जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगी मैं आपको इतने पैसे देने का पाबंद हूँ। क्रेडिट बोलते हैं उधार को, उधारनामा। मैं इससे
20 रुपए की टाफियाँ देता हूँ, उसको कहते हैं मेरे पास 20 रुपए नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि जब मेरे पास 16 दिसंबर 2024 को 20 रुपए आएंगे मैं तुम्हें 20 रुपए दे दूंगा, ये मैंने इसको दे दिया। इसकी एक एग्जांपल है फॉरवर्ड चेक्स। अगर आप लोगों ने कभी किसी कंपनी के साथ काम किया हो, फैक्ट्रीज के साथ, तो वो क्या करते हैं, अगली तारीखों में चेक दे देते हैं, उस डेट को जाके आप या उस डेट के बाद जाके आप इस चेक को कैश करवा सकते। दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट दो होते हैं, डॉक्यूमेंटरी और लेटर ऑफ क्रेडिट। एक डॉक्यूमेंटरी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है और एक सादा लेटर ऑफ क्रेडिट। जो डॉक्यूमेंट्री होता है वो मेरे और आपके दरमियान में हो, ठीक है जी। हर स्टेट का हेडर अलग अलग होता है। अगर अमेरिका से करें, अमेरिका में करें लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वो डिक्लेयर किया जाता है इन द नेम ऑफ थेमिस। थेमिस इज द गॉडेस ऑफ जस्टिस, by the power of supreme court, investiture of gods in the name of Jesus Christ, Son, Holy Spirit and the Holy Cross. It is declared that आगे स्टार्ट होता है। और जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो स्टार्ट होता है बाय द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट benevolent, most benevolent and most, by his name it is declared that, और आगे जो भी बात हुई, ठीक है। हर मुल्क का अलग अलग है, मुझे बस इन 2-3 ममालिक का ही पता है जिनके साथ काम। हाँ, जो हमारे पास डिक्लेरेटिव होता है, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा होती है। अगर मैं अपने उस डिक्लेरेशन की खिलाफ वर्जी करता हूँ, आपने कुछ भी नहीं करना, चुप करके जाके IBCC में, सॉरी ICB में लिखा देना, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, दिखा देने का भाई ये वादा था, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। जो अगर वो मेंबर होगा दूसरा बंदा, चैम्बर आपको उसके हिस्से के पैसे पे करेगा और उसको चैम्बर में से बर्खास्त कर देगा, जुर्माना वसूल, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप पाकिस्तान में आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। अगर पैसे नहीं ना, आप कहेंगे इससे मुझे पैसे नहीं दिए, बैंक पहले अपनी अकाउंट स्टेटमेंट उठा, उन पहले आप पे मिसट्रस्ट करें। हरकतें ऐसी हैं, मैं बार बार अब कहीं जा रहा हूँ, अब नहीं कहता। ये लेटर ऑफ क्रेडिट ना हाईली प्राइवेट चीज़ होती है, हाईली प्राइवेट चीज़। तो मेरे पास ऐसे अवेलेबल नहीं है, अगर कहते हो तो मैं मंगवा लेता हूँ एक लेटर ऑफ क्रेडिट। हर दफ़ा अलग होगा और बहुत प्राइवेट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये आपने कभी भी 2 में तीसरे बंदे को नहीं, क्योंकि उसके पास सेंसिटिव प्राइसेस लिखी हुई होती हैं, आपकी कस्में वादे महीने लिखे हुए होते हैं, और लेटर ऑफ क्रेडिट की टोटल वैलिडिटी नीचे आपके फाइनल स्टैम्प होते हैं। आप किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाओ, वो चोरी कर ले, इधर हैंकी बैंकी हो जाए लेटर ऑफ क्रेडिट में, फिर तो आपके पास कोई क्लेम नहीं हो, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इनवैलिड है। वो उसी सूरत में वैलिड है जब तक आपका ये वादा है कि ये सिर्फ मेरे पास है और आपके पास है, तीसरे बंदे को चला गया वो इनवैलिड है। इस बात से बचने के लिए हमारे पास आता है बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट। मैंने और आपने ट्रांजेक्शन करनी है, इनको मेरे पे एतबार नहीं है, मुझे इन पे एतबार नहीं है, इनको मिजान बैंक पे एतबार है और मुझे स्टेट रिजर्व्स ऑफ अमेरिका पे एतबार है, ठीक है जी। मैंने अपने पैसे स्टेट रिजर्व्स ऑफ अमेरिका को दिए और इसको कहा कि जब मेरे पास प्रोडक्ट आ जाए मैं तुम्हें बता दूँ, बताने की जरूरत नहीं, एयरवे बिल लगा कर उनको खुद ही पता लग जाए। जब मेरे प्रोडक्ट रिसीव कर लूँ तुमने इस बंदे को पैसे दे देने। अमेरिका कहता है अच्छा, इस बंदे से पूछते हैं हाँ जी किधर है तुम्हारा अकाउंट, वो कहते हैं जी मिजान बैंक, ठीक है। स्टेट रिजर्व्स ऑफ अमेरिका मिजान बैंक में कॉल करेगा, भाई फला बंदे के पैसे हैं, जब ये बंदे की प्रोडक्ट मेरे बंदे को रिसीव हो जाएगी मैं तुम्हें इतने डॉलर ट्रांसफ़र कर दूंगा। मिजान बैंक कहता है ओके। स्टेट रिजर्व्स ऑफ अमेरिका अपनी कमीशन फ़ी काटेगा, मिजान बैंक अपनी कमीशन फ़ी काटेगा, वो मेरे जेब से काटे ही पड़ेगा, वो उनकी जेब से पड़ेगा, ट्रांजेक्शन फ़ी पैसे कटेंगे, पैसे इनका क्यों। लेकिन इसकी चैम्बर में के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं, चैम्बर इसको वैल्यू नहीं देता। क्यों? कहते जब तुमने पहले ही बैंक में विंडो डाल दिया तो मुझे क्यों बीच में उठा रहे हो, ठीक है। कहता जाओ जिसको बुक ना आए उसके साथ काम करो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की चैम्बर, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स में वैल्यू नहीं, डिक्लेरेशन की वैल्यू है। लेकिन डिक्लेरेशन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते। चाइनीज़ के साथ डिक्लेरेशन कर लेंगे, कोरियंस के साथ डिक्लेरेशन कर लेंगे, जापानीज़ के साथ तो लोग आंखें बंद करके डिक्लेरेशन कर लेते हैं, हमारे साथ डिक्लेरेशन नहीं करते। हमारे साथ हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट होगा या बिल ऑफ लेडिंग। अब यहाँ तक तो ये सारी बातें सेम। अब आप ये पूछ रहे होगे कि यार बिल ऑफ लेडिंग इसमें कैसे डिफरेंस, ये जी मेरे इनके दरमियान में बिल ऑफ लेडिंग हुआ, मैं बायर हूँ, मेरे पास ये बिल ऑफ लेडिंग है, प्रूव करती है कि मैंने इनसे एक अदद रिमोट खरीदा, ये रिमोट है,
ये रिमोट अभी नहीं है, ये जो रिमोट है अभी ये बहरे ओकियानूस पैसिफिक ओशन के दरमियान में है, नीचे समुंदर है ऊपर अल्लाह है। मेरे पास ये बंदा आता है, कहते हैं मैंने रिमोट लेना है, और ये आपसे तो मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है। मेरे पास ये बंदा आता है, कहते हैं मैंने रिमोट लेना है। मैं उसको कहता हूँ ये तो भाई रिमोट कितने पैसे लिखे हुए हैं जी, 150 रुपये, चले 170 दे, 170 दे, रिमोट तेरा। ठीक है, ये मुझे 170 देता है रिमोट, चलो भाई रिमोट। रिमोट किधर है? पानी में। बिल ऑफ लैडिंग आगे सेल हो सकता है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये बिल ऑफ लैडिंग की प्रॉपर्टी है। हमारा पाकिस्तानी बिल ऑफ लैडिंग नहीं होता, ये भी बाद में साथ साथ क्लियर करता है। तो पाकिस्तान में जिन लोगों का, जिन कंपनीज का बिल ऑफ लैडिंग क्लियर होता है, इसी दौर में सागा स्पोर्ट्स होती थी, उसका बिल ऑफ लैडिंग क्लियर हो जाता था। रिसेंटली जिन कंपनीज का बिल ऑफ लैडिंग क्लियर होता है, दे आर निज़ाम सन्स, उसके बाद नमल, देन कौन सी पावर निज़ाम सन्स है, उसके बाद नमल है, नमल यूनिवर्सिटी, उसका बिल ऑफ लैडिंग क्लियर होता है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एग्रीकल्चर का बिल ऑफ लैडिंग क्लियर होता है। उसके बाद ये बैंक अल फलाह का बिल ऑफ लैडिंग क्लियर होता है। ये जानते हैं, टॉप ऑफ द माइंड है। फैक्ट्रीज में मुझे बस निज़ाम सन्स का पता है। और अगर सियालकोट की बात की जाए तो सियालकोट में जो सागा स्पोर्ट्स होती थी उसका क्लियर हो रहा है। और दूसरा ये कश्मीर रोड पे एक फैक्ट्री है, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ग्रे और वाइट कलर का उसका बोर्ड लगा हुआ है। कोई भी नहीं, या आपने देना होता है। तो उसका दर्द हो रहा है। A bill of lading is like a paper currency। ठीक है, पाकिस्तान में जो पैसे होते हैं उस पर क्या लिखा हुआ होता है कि जी हुकूमत हाजा स्टेट बैंक उस पर के वहाँ पे जारी किया गया। और उस बेसिकली जो नोट होता है वो ये होता है कि अगर आप इसको स्टेट बैंक पे लेके जाएं तो आपको इसके अगेंस्ट इतना गोल्ड मिलेगा। अब स्टेट बैंक में गोल्ड पड़ा हुआ है, वही जा रहे हैं पैसे चले जा रहे हैं। तो ये इसका बिल ऑफ लैडिंग का भी वही हिसाब है। बड़ी मजे की चीज़ है बिल ऑफ लैडिंग। शरई तौर पर अगर इसकी शरई हैसियत देखी जाए तो जो 3 फ़िक़्ह है, हनफी, मालिकी और शाफी, वो इसको सही करार नहीं देते। जो जाफरी है वो कह रहे हैं यार अगर करने हैं तो कर लो, अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन बेहतर ये ना की जाए। और जो हम्बली है वो इसको सरीहन गलत है। जिस भी फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं वो उसमें रिसर्च करें और उसके अकॉर्डिंग मौलवियों की बात पर ना जाए। मेरे नज़दीक बिल ऑफ लैडिंग इस्तेमाल करना पड़ा आप स्टार्ट बिगिनर्स का तो नहीं चलता, लेकिन जो पुरानी कंपनीज हैं, एटलीस्ट अगर आपको 5 साल हो गए हैं तो लिमिटेड सर्कल के अंदर एक्सेप्ट कर लिया। लाइक अगर मैं अपना बिल ऑफ लैडिंग इशू करूँ, 1 2 3 4 आप 4 लोगों में एक्सेप्ट हो जाए, आप 4 लोग आपस में चला लो जो मुझे जानते हो। लेकिन जो 5वां बंदा साथ वाले कमरे में बैठा वो नहीं एक्सेप्ट। लेटर ऑफ क्रेडिट वो भी हर बैंक का नहीं होता। क्या पहुंचे नहीं, हम डायरेक्ट आप तक जाएगी, वो सारी जिम्मेदारी आपकी, सारी चीज़ ट्रांसफ़र हो गई है अब आपको। सारी अनड्यू पेमेंट, जो पेमेंट्स ड्यू रहती थी करने वाली, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी आपको ट्रांसफ़र हो, हर चीज़ चली। कौन सी? नहीं, वो भी हम ही देते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, सीसीपीडी इसमें क्या कर रही है? सरोसामा इसमें कुछ कर रही है? क्या कर रही है इस वक्त? वो क्या कर रहे हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। इस पे सर ने क्या किया? उनका इस टाइम क्या है कि वो एक सीनियर अथॉरिटी है। इन केस ऑफ इशू मैं भी उन्हीं तरफ रुजू करूंगा, आप भी उन्हीं तरफ रुजू।
लेकिन हमारी एक्टिविटीज में वो इंटरफेयर नहीं कर रहे अनलेस अनटिल उनको इन्वोक किया, इंगेज किया। अगला आता है जी हमारे पास कारनेट। कारनेट क्या है जी? स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल कस्टम डॉक्यूमेंट, ATA, या ये वो डॉक्यूमेंट है जो ये बात डिक्लेयर करता है कि ये चीज़ बगैर कस्टम्स के मुल्क में दाखिल हो सकती। क्यों दाखिल हो सकती है? क्योंकि उसका कस्टमर ऑलरेडी क्लियर्ड है या वो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करती है। जो चीज़ें कारनेट की कैटेगरी में फॉल करती हैं, अच्छा, दो शराइतें, पहले कि वो कारनेट की कैटेगरी में फॉल करती हैं, कारनेट से मुराद वो चीज़ें जिन पे कस्टम ड्यूटी पे करना लाजमी नहीं, और दूसरा क्या है कि वो ATA के सिग्नेटरीज हो, कि उन्होंने इस बात की इजाज़त दी हुई हो कि भाई मैं इस बात की इजाज़त देता हूँ कि लोग मेरी कंट्री में कुछ चीज़ें बगैर उसके कस्टम के ले आए। जैसे जी commercial samples, tools of trade, advertising materials, cinematographic, audiovisual, medical, scientific, custom duty. Commercial samples, tools of trade, advertising materials, cinematographic materials, audiovisual materials, medical, scientific, and professional equipment into member countries temporarily without paying custom. इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर एक अमेरिका से बंदा बुलाता हूँ कि भाई तुम मेरे इवेंट पे आके मेरी फोटोग्राफी करो, तो वो जो कैमरा लेकर आ रहा है उस पर उसको कस्टम नहीं पे करना। अगर वो पाकिस्तान को कैमरा बेच भी देता है तो उस पर कोई कस्टम नहीं। ठीक है, दिस इज कारनेट। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं पाकिस्तान और अमेरिका का ATA का पार्ट है, इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा नहीं। अगर मैंने इंडिया में जाना है, हमारे रिलेटिव्स ने आना था इंडिया से, ठीक है, वो अचार लेकर आ रहे थे, उन्होंने अचार पे कस्टम पे, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन चलो उन पर कस्टम बनता था, गोल्ड था उस पर कस्टम बनता था, लेकिन वो अचार एक प्रोडक्ट ला रहे थे 10-12 किलो हिंदुस्तानी अचार, उस पर उन्होंने कस्टम पे। इतनी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पैटीनेस। अच्छा, सैंपल, हर चीज़ सैंपल की, वो चीज़ जो एक ऑर्डर में 50 से ज़्यादा ना हो, उसकी जो नेट वर्थ है वो $1000 से ज़्यादा ना हो, इज कंसिडर्ड अ सैंपल। बट वो रेपिटेटिव, एक कंपनी को एक कैटेगरी का एक बार कर दिया, यानी अगर एक बार आपने मुझे एक T-शर्ट भेजी है तो दोबारा आप सैंपल की कैटेगरी में मुझे T-शर्ट नहीं भेजेंगे ना ना ना, फिर कैटेगरी उसकी चेंज होगी, डिज़ाइन चेंज होगा, हर चीज़ चेंज। नहीं तो पाकिस्तान इसलिए कोई एतबार नहीं करता, यही करते, यही होता है, ऐसे ही करते हैं भाई। कारनेट यही कारनेट है, ये कारनेट को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, चलता है पता। फिर जी जब बेटा बदतमीजी करता है ना, बदनाम कौन होता है? बाप का क्या कसूर है? कर कौन रहा है? पेट। एक्शन कौन ले? बेटा बदतमीजी करे, बदनाम बाप होता है। अब बाप ही खराब है तो बताओ एक्शन कौन ले? दादा तो मर गए हमारे कायदे आजम, वो तो 1 साल बाद ही मर गए थे, उनको बेचारों ने जिंदा रहने नहीं दिया। बताओ, आप बताओ, ये इस तरह की बात है। पाकिस्तान के कानून के अंदर बड़ा मशहूर कानून है 295C, गुस्ताखी है रसूल पे, उसमें तौबा की शिक नहीं। अगर मैं आपको गुस्ताखी रसूल का फतवा लगा के आपको कैद कर दूँ, कानून की रूह से मैं माफ़ हूँ, कानून मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं माफ़ हूँ। आप बताओ, करते गया बेटा, साबित हो गया, कब्र से निकाल के गर्दन जोड़ोगे उसकी? भाई वो बात की बात है, कानून मुझे अगर मेरे पे साबित कर भी दो,
तो भाई उस कानून में ये है ही नहीं, ये पॉइंट क्लियर ही नहीं है, फिर वो कत्ल का मुकदमा शुरू होगा और कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वो आज तक उसका मुकदमा नहीं खत्म हुआ, आसिया का मुकदमा चल रहा है। खैर हम लोग डी ट्रैक हो गए। तो पॉइंट ये है कि जो हरकत हम लोग करते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है, कारनेट का ये लूप होल है। लेकिन इसमें क्या करें, कानून उनका बनाया हुआ है, कानून में कमज़ोरी है, कमज़ोरी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं। क्या पकड़ेंगे, वो क्या कहेंगे कि आप ये सैंपल भेज रहे हैं, ये $6 से काम का क्यों है, वो ये बात टेक्निकली पूछ ही नहीं सकते। हर कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो दो लोगों के दरमियान में की जाती है वो उन दो लोगों का प्राइवेट मामला है, किसी तीसरी पार्टी को अनलेस रिटर्न फॉर्म में इजाज़त दी जावे उसके बारे में सवाल करने का इख्तियार नहीं रखती, हत्ता के FBI अदालत से ये रिटर्न साबित प्रूव करवा ले कि भाई इसकी ट्रांजैक्शन में कुछ घपला है। मेजर बिजनेस एक्ट बुक नंबर 3 सेक्शन नंबर 14C से लेके 14E तक ये कानून है पाकिस्तान का, उसके तहत हम लोग प्रोटेक्टेड है। कारनेट में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कारनेट के खिलाफ और करें एक्सप्लॉइट करते हैं, बिजनेसमैन इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। और मजे की बात है सारे प्रोसेस में इनके फॉरवर्ड की बात कर रहे हो आप, बस मुझे नहीं पता। चलो इस तरह की हरकत करके इन्होंने अगर $1000 के सैंपल भेजे हैं, इन्होंने $117 बचा लिए इतनी मेहनत के बाद। तो वो हमारा जो सीआर होता था ना यूनि में बात कहता होता था बेटा चोरी करनी है ना सोच ना करो करोड़ों की करो, गुनाह तो एक इतना होना है। सजा तो आपको चोरी की मिलनी है, गुनाह पे चोरी का लगना है, सजा वो ये हाथ काटो इस थोड़ा करोड़पति हो। वो मनी है इस पे बेसिकली अब लोग नहीं आई थी वो कौन करता। मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं, अगर एक डॉक्टर है, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक अमेरिका से मैंने हेड सर्जरी करवानी है, हाइड्रोफेलस एक बीमारी का नाम है, दिमाग हाइड्रोसेफेलस, मैंने उसकी सर्जरी करवानी है, दिमाग में पानी हो जाए, उसका इक्विपमेंट आ रहा है पाकिस्तान, ओके, इक्विपमेंट पाकिस्तान में सेल हो जाता है, ओके, डॉक्टर वापस गया दोबारा इक्विपमेंट लेकर आ रहा है, भाई ऐसे नहीं चलेगा। एक बार पर्सनल पर्सनल यूज़ के लिए सैम्पल यूज़ के, कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन लिमिट है, एक बार इक्विपमेंट नहीं, वो मूवमेंट की लिमिट है, सैंपल की लिमिट है 1000, इक्विपमेंट की लिमिट जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक इक्विपमेंट, कई बार रिसर्च के लिए बाहर से इक्विपमेंट मंगवाते हैं वापस भेज देते हैं, एक्सेप्टेबल, इस पर कोई कस्टम नहीं है। उधार यानी कि जब तक उधार का मामला है तब तक ठीक है, परमानेंटली अगर आ गया फिर नहीं चलेगा। मर्जी में नहीं, सैम्पल 50 पीस, तब वो वेरी करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सर्जिकल हैं उनके 150 हैं, कैंचियों 150 कैंचियों तक बेच सकते हैं, वो 50 हैं। जो स्कैल्पल्स होती हैं फिरियाँ वो 20 हैं, यार किसी का अलग अलग है। कैश इन एडवांस क्या होता है कि एडवांस में पैसे लेना, मेरे पे बहुत ही एतबार है, तो मेरा 10,000 बंदा था, इन्होंने मुझे 10,000 पहले ही दे दिया, ठीक है जी, दिस इज कैश इन एडवांस, एडवांस पेमेंट पहले क्लियर कर दी, वेरी रेयर। और इस सूरत में फिर आपको एक और बिल इशू किया जाता है जिसको कहते हैं और एक इनवॉइस होती है, प्रो फॉर्मा इनवॉइस नहीं, ये टैरिफ, नाम उसकी से निकल गया, अब प्रो समथिंग उसकी वो होती थी, प्रोक्रोमा या प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा नहीं है, प्रोक्रोटा या प्रोकोरमा, इस तरह का कोई उसका कोई नाम है, कोरमा कोरमा मुझे ध्यान में आ रहा है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा। उसमें क्या होता है कि जी मेरे पास पैसे आ गए हैं, अगर मैं इनको मुतलका टाइम तक चीज़ ना पहुंचा सका भाई
सारे पैसे आपके वापस। ये वो कोरमा इनवॉइस कहती है। कोरमा मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका असल नाम नहीं याद आ रहा। नेक्स्ट आता है जी सर्टिफिकेट ऑफ फ्री सेल। सर्टिफिकेट ऑफ फ्री सेल क्या होता है कि आपको इस बात की इजाज़त मैं देता हूँ कि आप मेरी प्रोडक्ट को कमर्शियली सेल कर सकते हैं। आपके पास अब प्रोडक्ट आ गई, मुझे इसके पैसे आ गए, अब मेरा इससे सारा ताल्लुक खत्म, दी एंड, नुक्ता, खल्लास। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है एक आइटम का ओरिजिन प्रूव करने के लिए, कहाँ पे बनी, किसने बनाई, किस किस प्रोसेस से बनी। उनकी मीटिंग खत्म हो गई, कर लेना। और बना सकते हो तो बना लो। चैम्बर में चले जाओ, 1001 लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो ये भी सिखाया तो है लेटर बनाना। लेटर लेटर बन गया, क्या मुश्किल है। आज से है तुम्हें बैन कर देंगे, उससे ज़्यादा हद करेंगे यूएसए वाले। तो यूएसए वाले तो फिर एंट्री बैन कर देते हैं। ज़्यादा बदतमीजी करो ना यूएसए में, करना दबा दो यहाँ से, शाबाश। अब यहाँ पे कदम रख के दिखाओ तुम। देखो कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडियन सबसे बड़े स्कैमर्स हैं, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान को हम लोग रोते हैं कलकत्ता बिहार श्रीनगर, कलकत्ता बिहार श्रीनगर कर्नाटक और न्यू दिल्ली में। इन 5 जगह पे वो पेपाल नहीं चलता। पूरे इंडिया में पेपाल चलता है, इन 5 मालिक में पेपाल नहीं चलता, कैमर्स की वजह से। यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज नहीं है। यहाँ पे अगर आपने नेटफ्लिक्स से पेमेंट करनी है तो फिर आपको मोबाइल से करनी पड़ती है। वो हमसे बड़े, हम चाह रहा था आगे, लेकिन ये कि हम लोग कुछ बदनाम हो गए हैं। और दूसरा ये कि इंडियंस 1000 स्कैमर हो, लेकिन वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को, पेपर को ऑनर करते हैं, हम लोग उतने पेपर्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं करते। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है कि ये कहाँ से आया और एरा वगैरह, ये सारी की सारी जो इसकी बातें होती हैं, दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और आखिरी मेरा पॉइंट है जी कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस एक सिंपल बिल है। ये सारी बातें रीडिंग कर लें, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। यहाँ पे आगे जाके टेक्निकल बात आती है, अल्लाह आपको भला करे। फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विसेज FAS, जब प्रोडक्ट्स मूव करनी होती हैं नॉन एडिबल, लाइक सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया, टी शर्ट्स हो गया, चेयर्स हो गई, ग्लासेस हो गई, शीशे हो गए, जूते हो गए, दीज आर ट्रेड प्रोडक्ट्स या मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज नहीं, इनको हम लोग बोलते हैं मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट। ये जो होती है मर्चेंडाइजेस, इनको जब हमने मूव करना होता है तो हमें ISO की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह का उसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समथिंग ऑफ समथिंग या समथिंग ऑफ। और जब फूड की रिलेटेड आइटम मूव करनी होती है USA में, तो फिर फॉरेन एग्रीकल्चर ब्यूरो एक्ट कर लेता है, ठीक है जी। इसकी अप्रूवल आपको चाहिए हो, ठीक है जी। जब आपने फूड से रिलेटेड कोई FDA की तरह की, फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी, FDA, तो ये उसकी एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका काम सिर्फ स्टैटिस्टिकल चेक एंड बैलेंस है। IOS नहीं। मुझे मार्केटिंग आती है, मेरे पास मार्केटिंग की डिग्री भी है। मार्केटिंग आने के लिए डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब है। दिस इज लाइक दैट। इनको टर्म्स का मैंने आपको एक्सप्लेन की। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अभी जो मैंने ISO बताया, दिस इज दैट। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ लॉस हुकूमत आपको पूरा करेगी, और अगर लॉस नहीं होता तो रिबेट की सूरत में वापस करेगी। सेट ऑफ क्रेडिट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेफ्टा, नेफ्टा पे वो जो नेफ्टा की कंट्रीज़ है, नेफ्टा सिग्नेचरी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
नेफ्टा की जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये इजाज़त है कि कस्टम नहीं है, नहीं है नेफ्टा में, यानी कनाडा से अगर आपने अमेरिका में भेजनी है तो कोई कस्टम नहीं। पैकिंग लिस्ट मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ों की लिस्ट जो जो आपने पैक करनी। प्रोफॉर्मा इनवाइस उसको आम अल्फाज में कोटेशन बोला जाता है। टैरिफ टैक्स, जितने भी टैक्स होते हैं वो कलेक्टिवली टैरिफ होते हैं। टर्म्स ऑफ सेल, चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की गई हैं, दोज आर दी टर्म्स ऑफ सेल, या दूसरे लफ्ज़ों में इनको टर्म्स। और वेयर हाउस रिसिप्ट, ये वो रसीद है जो वेयर हाउसेज आपको इशू करते हैं हर मकाम पे कि भाई मटीरियल मैंने रिसीव कर लिया, मैंने निकाल दिया, शिप पे चढ़ा दिया, शिप से उतर गया, मेरे वेयर हाउस में आ गया, मेरे वेयर हाउस से चला गया, मैंने फलां बंदे को दिया, सो ऑन एंड सो। दिस इज वेयर हाउस रिसिप्ट, दीज आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी उन पर मैंने आपको तफसीली तज्जिया पेश, इन सारी चीज़ों को एक बार रीड आउट कर। ये बिजनेस लॉ का पोर्शन है, ये सारा का सारा, हर कस्टमर के साथ, हर दफ़ा कस्टमर के साथ नहीं, हर कस्टमर के साथ। तो एक बार चली गया, एक शिपमेंट चली गई, उसके बाद आपका ख्याल है अगले दिन वो दूसरी शिपमेंट मंगवा देगा, साल आराम से गुजर जाते हैं और तब तक आजाद नहीं के इवेंट्स हो जाते हैं, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। अगर वो मांगे तो दे दो, ना मांगे तो ना, तो लाइक दैट। नहीं, अकाउंटिंग में करना होता है। अगर आपकी कंपनी है तो आप डीएचएल या की सर्विसेज यूज़ कर सकते, करना कर ही नहीं सकते, अकाउंट बनाना ज़रूरी है, रजिस्टर ज़रूरी है। बाज़ कंट्रीज़ में ज़रूरी नहीं है, बाज़ में ज़रूरी है। उनसे लैपटॉप वगैरह वो 200 की चीज़ 150 में है, मुझे 10-20 मिनट थोड़ी सी बहस बूस करो, प्राइस पे काम कर देते हैं। मखसूस लोग जिनका मैं लाइन नाम नहीं लेना चाहता, ये पहली आदत है, आते हैं जगह बहस बूस करते हैं, बड़े फ़खर से 250 का रेट है, 230 रुपये में वो भेज के आते हैं। यही भी आती थी हमारी चंद बातें, इसके हवाले से मजीद कोई बात हो